नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो ईमानदारी और लालच के बीच की क्लासिक लड़ाई को दिखाती है। हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान के छोटे-छोटे फैसले न सिर्फ उसकी अपनी बल्कि पूरे समाज की किस्मत बदल सकते हैं। और इस कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। चोरी से घर नहीं चलता, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हमारे हीरो रघु के लिए जीने का तरीका है। और पूरी कहानी असल में इसी बात का एक टेस्ट है कि क्या ये सिद्धांत मुश्किल हालात में भी कायम रह पाता है। तो इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। हम शुरू करेंगे हमारे हीरो के संघर्ष से, फिर देखेंगे कि कैसे उसके सामने एक जादुई परीक्षा आती है और आखिर में कैसे उसका एक फैसला लालच पर ईमानदारी की जीत साबित होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं कहानी के हीरो रघु से। रघु एक बहुत ही आम आदमी है, एक आलू टिक्की वाला जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात एक कर देता है। रघु की हालत सच कहें तो काफी मुश्किल है। घर पर बिस्तर पर पड़े बीमार पिता हैं, एक परेशान पत्नी है और एक छोटा बेटा है जिसके अपने सपने हैं। और इन सब की जिम्मेदारी रघु के कंधों पर है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही दबाव है जो उसे कहानी में आगे आने वाले लालच के लिए एक आसान निशाना बना सकता है। अब कहानी का जो नैतिक संघर्ष है ना, वो रघु और उसके भाई मुकेश के बीच के फर्क से और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ है रघु जो मेहनत और ईमानदारी की मिसाल है, और दूसरी तरफ है उसका भाई मुकेश जो लालच और बेईमानी का जीता जागता नमूना है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है, यही कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखता है। और यहीं पर हम रघु के कैरेक्टर का पहला बड़ा टेस्ट देखते हैं। सोचिए, जब उसे पता चलता है कि चोरी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई कर रहा है, तो वो एक बहुत ही मुश्किल लेकिन सही फैसला लेता है। वो अपने भाई को घर से निकाल देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि रघु के लिए उसके उसूल परिवार के मोह से भी बढ़कर हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो बाहर से आती है, एक जादुई चीज। और यही वो चीज है जो रघु के सिद्धांतों का, उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। तो होता यह है कि एक रात रघु कुछ चोरों का पीछा करता है। वो देखता है कि चोर एक जादुई संदूक खोलते हैं और तभी अचानक एक भेड़िया आ जाता है। चोर डर कर संदूक वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और बस किस्मत का खेल देखिए, वो जादुई चीज अब अकेली रघु के सामने पड़ी है। और फिर रघु को पता चलता है कि ये कोई मामूली संदूक नहीं है, ये तो हर इच्छा पूरी कर सकता है। वो बस इतना कहता है, मुझे एक आलू दे दो, और झट से एक आलू हाजिर हो जाता है। अब सोचिए, रघु जैसी तंगी में जी रहे इंसान के लिए ये संदूक तो जैसे उसकी सारी मुसीबतों का एक झटके में हल है। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ जाती है। ये है रघु के कैरेक्टर का फाइनल टेस्ट। सवाल एक ही है, क्या वो अपनी फौरी जरूरतों को चुनेगा या फिर अपनी ईमानदारी पर टिका रहेगा? तो रघु एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ है उसकी सारी परेशानियों का आसान हल, वो जादुई संदूक, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी समझ रहा है कि इस जादू का असर कितना खतरनाक हो सकता है। वो सिर्फ आज के फायदे के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि आने वाले कल के बारे में सोच रहा है। और उसका फैसला कि वो सिर्फ एक आलू लेगा और उस संदूक को जमीन में गाड़ देगा, ये दिखाता है कि उसमें कितना आत्मनियंत्रण है और वो कितना दूर की सोचता है। और जब वो अपनी पत्नी सुनीता को ये फैसला बताता है तो कहता है, लालच इंसान को खा जाता है। अगर मैं ये संदूक ले आता तो उसका जादू हमें भी बर्बाद कर देता। ये लाइन उसके फैसले के पीछे की सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब उसने सिर्फ लालच से दूरी नहीं बनाई, बल्कि उसने जानबूझकर खुद को और अपने परिवार को उसकी तबाही से बचाया है। तो अब देखते हैं कि रघु के इस फैसले का नतीजा क्या होता है। कहानी यहाँ ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान की ईमानदारी का असर एक लहर की तरह अनजाने में ही पूरे समाज तक फैल सकता है। रघु के उस काम का पहला असर सीधे तौर पर नहीं दिखता। जिस खेत में उसने वो संदूक दफनाया था, वहां की फसल रातों रात दोगुनी हो जाती है। इसका नतीजा, बाजार में आलू के दाम गिर जाते हैं और पूरे गांव को फायदा होता है। देखिए कैसे उसकी ईमानदारी ने बिना किसी को बताए ही सबकी मदद कर दी। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। याद है वो एक जादुई आलू जो रघु ने लिया था? वो गलती से उसकी बाकी टिक्कियों में मिल जाता है और उसकी टिक्कियां मानो चमत्कारी हो जाती हैं। ये एक तरह का सिंबल है,
उसकी ईमानदारी अब सीधे सीधे उसके काम में घुल मिल गई है। इससे ना सिर्फ उसे पैसे मिलते हैं, बल्कि वो दूसरों की बीमारियों को ठीक करने और उन्हें खुशी देने का जरिया भी बन जाता है। लेकिन कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी कहानी का विलेन, लालच का वो प्रतीक मुकेश, वापस आ जाता है और उसके आते ही कहानी के फाइनल टकराव की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर एक सुबह पूरे गांव में खबर फैलती है कि किसान का खेत किसी ने खोदकर तहस नहस कर दिया है और वो जादुई संदूक वो चोरी हो चुका है। अब पूरे गांव की खुशहाली पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और चोर कौन निकलता है? जैसा कि हम सबको अंदाजा था, मुकेश। उसका चिल्लाना, अब मैं टिक्की का राजा हूं, उसकी छोटी सोच को साफ दिखाता है। वो ताकत को एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपना हक समझता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एक ही जादुई चीज का असर नियत के हिसाब से कितना अलग हो सकता है। जब वो संदूक रघु के पास था तो वो इलाज का एक जरिया था, लेकिन मुकेश के हाथ लगते ही वो तबाही का एक हथियार बन जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी भूख मिटाने के काम आता है। तो अब हम कहानी के आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं। जब चारों तरफ तबाही मची हो, तो क्या एक अकेले इंसान की ईमानदारी जादू की ताकत पाए हुए बेहिसाब लालच के सामने टिक सकती है? अब होता है दोनों भाइयों का आमना सामना। रघु का मकसद है बेगुनाह लोगों को बचाना और उस जादू का सही इस्तेमाल करना। वहीं दूसरी तरफ मुकेश है, जिसे बस ताकत चाहिए ताकि सब उसके आगे सिर झुकाएं। ये लड़ाई असल में नेकी और बदी की है, अच्छाई और बुराई की है। और इसी के साथ हम कहानी के अंजाम पर पहुंचते हैं, एक ऐसा अंजाम जो दौलत और समाज के बारे में हमारी सोच को एक नई दिशा देता है। आखिरकार रघु उस संदूक को मुकेश से छीन लेता है, लेकिन उसकी असली जीत उस संदूक को पाने में नहीं बल्कि उसे बांटने में है। वो ऐलान करता है कि ये संदूक किसी एक का नहीं बल्कि पूरे गांव का है। उसका ये फैसला उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है कि ताकत का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दौलत का असली मतलब क्या है? क्या ये वो पैसा और सामान है जिसे हम इकट्ठा करते हैं, या फिर ये वो अच्छाई है जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं? सोचिएगा जरूर।